नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो रोहिंग्या से रिलेटेड केस चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने कहा है इस केस में कि जो ये रोहिंग्यास हैं जो कि बड़ी मात्रा में नेबरिंग कंट्रीज से आए हैं जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार से। हालांकि गवर्नमेंट ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया इसमें इन्होंने कह दिया कि नेबरिंग कंट्रीज से जो ये रोहिंग्यास आए हैं इंडिया के अंदर में, इनके पास कोई राइट नहीं है इंडिया में सेटल होने का। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो अपनी सबमिशन कर रहा था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जो रोहिंग्या से रिलेटेड केस चल रहा है उस सबमिशन में, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट ने कि जो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं इनके पास आर्टिकल 21 यानी जो कि इंश्योर करता है राइट टू लाइफ, वो तो है इनके पास, लेकिन इनके पास राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन द कंट्री जो कि आर्टिकल 19(1)(e) बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट हम इनको नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो ये रोहिंग्यास थे इनको बड़ी मात्रा में हमने फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिटेन किया हुआ था, क्योंकि ये लोग इलीगली घुसे हुए थे इंडिया में, तो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनको डिटेन कर लिया गया था। तो जो आज़ादी प्रोजेक्ट की फाउंडर है, आज़ादी प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेफ्यूजीज़ के स्टेटस के लिए, रेफ्यूजीज़ के राइट्स के लिए काम करती है। उसकी जो फाउंडर है प्रियाली सुर ने केस फाइल किया कि इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को पहली चीज़ तो आपने जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर में डिटेन किया है इनको यहाँ से छोड़ दीजिए, और दूसरी चीज़ कि इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को आप रेफ्यूजी का स्टेटस दीजिए एटलीस्ट। इन दोनों कंडीशंस पर इन्होंने केस फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इसी केस की सुनवाई मार्च में हो रही है और इसी में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स जिनको हमने डिटेन किया है 1946 फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में, इनको हम कंट्री के अंदर राइट टू रिसाइड और सेटल इनके पास नहीं है, इनके पास सिर्फ आर्टिकल 21 का राइट है जो कि राइट टू लाइफ है। तो इन रोहिंग्यास को हम वापस इनकी कंट्री में डिपोर्ट करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो ये था कि इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को हमें रेफ्यूजी स्टेटस दे देना चाहिए इंडिया को, वो एक्चुअली में किस बेसिस पे मांगा जा रहा है और क्यों मांगा जा रहा है उसको समझना। जो यूएनएचसीआर है यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इन्होंने इन सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को एक रेफ्यूजी कार्ड अलाउ कर दिया है। इन्होंने पकड़ा दिया कि आप लीजिए रेफ्यूजी हैं, आप किसी भी कंट्री में जाइए, वो कंट्री आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी। तो इंडिया ने इस पर यह तर्क दिया, इसी के बेसिस पर ये प्रियाली सुर ये कह रही हैं कि यूएनएचसीआर ने इनको रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया, इनको रेफ्यूजी कार्ड दे दिया है, तो हमें अपनी कंट्री में इनको रेफ्यूजी की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इंडिया ने इस पर यह तर्क दिया है कि साहब हम तो रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसके जो 1951 में हुई थी उसके हम सिग्नेटरी नहीं है, हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो जब हम रेफ्यूजी कन्वेंशन को ही रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हम इनको रेफ्यूजी कैसे मान सकते हैं, और जो हम इन रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ डील करेंगे वो हम अपने डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में डील करेंगे। अब देखो इंडिया के अंदर में रेफ्यूजी को लेकर के कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया हुआ है, जैसे रेफ्यूजीज एक्ट होता है हर कंट्री में, इंडिया में वैसा कोई एक्ट नहीं है। हमने बहुत सारे एक्ट के बिट्स एंड पीसेस में मिला करके इन रेफ्यूजीज को डील किया जाता है। जैसे आप मानो कि जो हमने पीछे देखा, जैसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 हो गया, तो इसके कुछ प्रोविजंस इसमें काम करते हैं, कुछ प्रोविजंस इंडियन पीनल कोड के इसमें काम करते हैं, और कुछ प्रोविजंस इसमें सिटीजनशिप एक्ट के काम करते हैं, कुछ प्रोविजंस इसमें पासपोर्ट एक्ट के काम करते हैं। इन सबको मिला करके एज अ होल एक रेफ्यूजी पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसके तहत इन रेफ्यूजीज को इनके राइट्स मिलते हैं। अब इंडिया में जो रेफ्यूजी स्टेटस है, क्यों ये रेफ्यूजी स्टेटस मांगा जा रहा है रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए, आप ये भी समझना। एक्चुअली रेफ्यूजी स्टेटस से आपको जितने बेसिक राइट, अगर रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है आपको, दैट मीन्स वो कंट्री आपको रिकॉग्नाइज करती है कि आप उनकी कंट्री में रह रहे हो, तो वो कंट्री जितने बेसिक राइट्स होंगी, जितनी गवर्नमेंट की एमिनिटीज होंगी वो आपको मिलेगी। जैसे बेसिक राइट्स में आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब बन जाएगा, आपका ये राशन कार्ड बन जाएगा, इसके तहत गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जिससे आपको राशन मिलती है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी जितनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाएगी, और इसीलिए कहा जाता है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को आप रेफ्यूजी स्टेटस दे दो। और यही पूरा केस इन्होंने फाइल किया। इसमें दो क्वेश्चन थे, एक तो पहले इनको छोड़िए जेल से जो आपने डिटेन कर रखा है, और दूसरी चीज़ इनको रेफ्यूजी स्टेटस दे दीजिए, यानी कि अगर रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया तो मतलब आप इनको शरण दे दो इंडिया में और इनको डिपोर्ट मत करो इनकी कंट्री में बाहर। अब जो ये पूरा मामला है अगर आप इसको देखो तो इसमें इंडिया ने दो चीज़ कही है। एक तो कि एक चीज़ होती है कि रेफ्यूजी होता है। अब रेफ्यूजी कौन होते हैं, अगर आप यूएनएचसीआर की डेफिनेशन मानो तो रेफ्यूजी वो लोग हैं जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ है ऑन बेसिस ऑफ रेस या रिलीजन के बेसिस पर, और वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते हैं। बट ये रेफ्यूजी की जो डेफिनेशन है ये तो आप समझ गए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो चीज़ है इलीगल इमिग्रेंट्स। और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं ये लोग वो लोग होते हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करते हैं विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से। अब ये रेफ्यूजीज को तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन ये इलीगल इमिग्रेंट को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और यही चीज़ गवर्नमेंट बार बार क्लियर कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि साहब ये जो रोहिंग्या
आए हैं, ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये बड़ी मात्रा में बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर्स में घुस गए हैं। म्यांमार से जो घुसे हैं, क्यों घुस पाए हैं ये लोग? क्योंकि म्यांमार से घुसना आसान है, क्योंकि हम म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रेजिम साइन करी हुई है हमने 2018 में, जिससे एक ओपन बॉर्डर सिस्टम है पूरा। तो उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक टिकट इशू होता है बॉर्डर पे, और वो टिकट आप ले लीजिए, आप चले जाइए हमारी कंट्री में। 16 किलोमीटर तक का आदेश है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? कोई घुस गया टिकट लेकर के, तो इतनी जनसंख्या है इंडिया में, कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन घुसा कौन आया? घुस करके इधर उधर गायब हो जाते हैं लोग, फिर मिल ही नहीं पाती अथॉरिटीज़ को वो लोग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसी वजह से ये इतनी बड़ी मात्रा में रोहिंग्या मुस्लिम्स इंडिया में घुस गए। अब जब ये लोग घुसे हैं तो इनको रेफ्यूजी स्टेटस मांगा जा रहा है लगातार, और बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये लोग एक्चुअल में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और इलीगल इमिग्रेंट्स को हम हमेशा ट्रेसपासर्स के तरह ही ट्रीट करेंगे, हम इनको कोई रेफ्यूजी स्टेटस नहीं देंगे। तो जितने ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि म्यांमार में, ये रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी मात्रा में म्यांमार के रखीन स्टेट में रहते थे, और वहाँ पर इनके एथनिक क्लैशेस हुए इन रोहिंग्या मुस्लिम्स के, वहाँ के अराकान से, और इन्हीं एथनिक क्लैशेस के बाद ये रोहिंग्यास बहुत बड़ी मात्रा में भाग करके इंडिया में आए। लेकिन हम इनको ट्रेसपासर्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स ही हैं। और इसमें आगे चल करके गवर्नमेंट ने ये भी साफ किया है कि किसको रेफ्यूजी स्टेटस मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी डिसीजन है, जो कि लेजिस्लेचर लेगा। यानी कि गवर्नमेंट लेगी, लेजिस्लेचर लेगा, इसमें जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई है कि जुडिशरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स डिसीजन जो है, जो पॉलिसी डिसीजन है या पॉलिसी मेकिंग है, वो जिसका काम है उसको करने दिया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और रोहिंग्या मुस्लिम्स को रेफ्यूजी स्टेटस देना है या नहीं देना है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ देने चाहिए। और आप ये भी तो सोचो ना कि एक कंट्री जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ऑलरेडी, वो उस कंट्री के पास रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है ना। ऐसे अगर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारी कंट्री में आते रहे और हम उनको शरण देते रहे, तो इससे दो चार बहुत प्रॉब्लम्स होगी। एक तो रिसोर्सेज की बहुत ज़बरदस्त कमी हो जाएगी, दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेमोग्राफी की होगी। मैंने आपको बताया कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुसते हैं इंडिया के अंदर में, बांग्लादेश में के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, आप देखो मणिपुर को देखो, आप देखो मेघालय में देखो, आप असम में चले जाओ, वेस्ट बंगाल में चले जाओ, आप देखो इन सारे स्टेट्स में ज़बरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुए हैं। और इसीलिए रिसेंटली मणिपुर में दंगा हुआ, असम में प्रोटेस्ट हो रहा है, बंगाल में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ इशू। ये सारे स्टेट्स देखो इतने डिस्टर्ब्ड क्यों हैं? वहाँ की आम जो अपनी जनता है वो कम हो गई है, और बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। पूरे पूरे गांव इनके बसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि असम में ऐसे 18 गांव बसे हुए हैं जो इन इलीगल इमिग्रेंट्स के हैं। अब आप सोचिए कि जब ये इमिग्रेंट्स आएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या में आएंगे, तो इनका जो आपस में जो एकता है वो इतनी ज़्यादा होगी, तो ये अपने डिमांड्स भी उतनी प्रबल तरीके से रखेंगे, और फिर इनके क्लैशेस भी होंगे वहाँ के लोगों के साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये इलीगल इमिग्रेशन की वजह से होती हैं, और इसको इंडिया पूरी तरीके से रोकना चाह रहा है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो हमारे लोग, हमारे जो सिटीजन हैं वो इंजॉय कर पाएँ, और कोई डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम ना हो। इन सबके आधार पासपोर्ट सब कुछ बन जाएंगे, फिर ये अपनी तरीके से पॉलिटिक्स को भी मोड़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ये सारे डिसीजंस जो है वो लेती है। अब अगर आप देखोगे इंडिया की जो पॉलिसी है हमेशा से रही है रेफ्यूजीज़ को लेकर के, तो हम कोई हमेशा से बंद कमरे में नहीं रखते हैं। हमने बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को हमेशा शरण दी है। जितने पार्टीशन से आए इंडिया में रेफ्यूजीज़, पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए पार्टीशन के बाद, उनको हमने शरण दी। उसके बाद हमने तिब्बतन रेफ्यूजीज़ को शरण दी, जो उनके साथ चाइना कर रहा था, भाग करके वो लोग आए, तो उनको भी शरण इंडिया में दिया गया। पता है आपको, दलाई लामा इंडिया में रुके हुए। उसके बाद चकमा और हेजोंग कम्युनिटी के लोग, जो कि आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहाँ से आए थे इंडिया के अंदर में। 1971 में भी ये लोग आए थे बहुत बड़ी मात्रा में। इन सबको रेफ्यूजी स्टेटस इंडिया में दिया गया और रेफ्यूजी की तरह ट्रीट किया गया, सारे बेसिक राइट्स दिए गए। उसके अलावा श्रीलंकन तमिल्स के साथ जब वहाँ पर श्रीलंका के अंदर में परसिक्यूशन शुरू हुआ, तो उनको भी हमने दिया रेफ्यूजी स्टेटस। और उसी तरीके से ये रोहिंग्यास जो हैं ये भी बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर में घुस गए हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि अगर हम हमेशा से, हम तो देते ही रहे हैं रेफ्यूजी स्टेटस इतने लोगों को, लेकिन हम हमेशा नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो भी तो एक लेवल पर बढ़ रही है, और हमारे पास भी तो रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट का सिंपल स्टांस ये है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जो बड़ी मात्रा में आए हैं बाहर से, उनको किसी तरीके का रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, उनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया में रिसाइड करें। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर जो केस चल रहा है समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।